हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। आज के लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस हमने कवर कर रखा है ये काफी सारे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए थे और उसी के साथ साथ ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको ने जनरली इस क्वेश्चंस को कहीं देखा नहीं होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस है तो ये यहाँ पर जो आज के इस लेक्चर में मैंने भी आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करा है, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसका। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है आपके एनटीए ने आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स को रिलीज कर दी है, जो कि है आपकी 26 to 31 ऑफ नवंबर अक्टूबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आपके पास अब से बहुत कम डेज रिमेनिंग है। तो इन 20 to 25 डेज में आपको किस तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशंस करने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस लिए जाते हैं और क्वेश्चंस किन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बनाया जाता है। तो एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे टीचर्स आपके साथ शेयर करते हैं फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो मैं आपको बता दूं रिसर्च मेथोडोलॉजी की है हमारी टीम, आपके पास होने की गारंटी हम लेते हैं। यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हो तो आपको ये चिंता होने की बात नहीं है कि आप पास होगे या फिर नहीं। तो हम 100% यहाँ पर गारंटी देते हैं हमारे कोर्स के लिए। अगर आप हमारा कोर्स लेते हो तो हम गारंटीड आपको एनटीए के पीएचडी टेस्ट में पास करवा देंगे। उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उसके लिए भी हम प्रिपरेशंस करवाते हैं किस तरीके से आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए हमें प्रिपेयर करवाना है। सारी चीजें हम आपको पेपर 1 पेपर 2 के लिए करवाते हैं। सो पेपर 2 के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल, पेपर 1 के लिए हम आपको गाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए आपको व्हाट्सएप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है या फिर आप हमारे ऐप पर ही डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेस लेक्चर। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो फॉर योर पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम आपको रिवीजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं विद द मिनिमम फी, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक टेस्ट एज वेल एज शॉर्ट नोट्स, जिससे कि आप जल्द से जल्द उन नोट्स को रीड कर सको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रखा है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है। देन उसी के साथ साथ रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये सारा जो कंटेंट है आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में देखने मिलेगा। और उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सभी को पता है कि 26 से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है, एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपके पास 15 to 20 डेज ही रिमेनिंग है। तो इन डेज में आपको किस तरीके से प्रिपरेशंस करना है, किस तरीके से आपके टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से आपको हमारे कोर्स के थ्रू स्टडी करना है, ये सारी चीजें हमारे कोर्स में बताते हैं हम विथ 100% पासिंग गारंटी। ठीक है, यानी गारंटी लेते हैं हम कि हम आपको पास करवा देंगे एनटीए के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो जिसके लिए आपको जल्द से जल्द हमें कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल का एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रखते हैं। तो जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करना है, याद रखना है बहुत कम डेज रिमेनिंग है जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाए। नेक्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। सो दैट्स इट, हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। All the following are parametric test except, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पैरामेट्रिक टेस्ट का टाइप हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो पैरामेट्रिक टेस्ट ये टर्म कहाँ से आया है? पैरामेट्रिक टेस्ट ये टर्म होता क्या है हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो याद रखिए हाइपोथेसिस को हम अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है।
तो रिसर्चर जब भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर जब टेस्ट करते हैं उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करते हैं। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करने के लिए रिसर्चर को स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करते हैं रिसर्चर। स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होते हैं? स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपके दो टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसमें होते हैं आपका पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट, सो पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉर्मल अज्यूम करते हैं। मतलब आपका जो पॉपुलेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है, मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आप पैरामीट्रिक टेस्ट में नॉर्मल अज्यूम करते हैं। उसी तरीके से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आपका जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। सो यही डिफरेंस होता है आपका पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर आपका आता है जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट। सो टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट ये दोनों आपके हो जाएंगे पैरामीट्रिक टेस्ट। तो टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट ये दोनों भी आपके पैरामीट्रिक टेस्ट हो जाएंगे। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आपका क्या आता है? कायोस्केर टेस्ट, यू टेस्ट एंड एच टेस्ट। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें गिवन है मैन विटने यू टेस्ट। तो मैन विटने यू टेस्ट आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैन विटने यू टेस्ट आपका पैरामीट्रिक टेस्ट में के अंदर नहीं आता है, बल्कि ये आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर आता है, जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। सो ऑप्शन डी जो आपको गिवन है पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये ऑप्शन बस आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। सो पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? आपकी कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट आपको बताता है आपके जो वेरिएबल से कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, क्या परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या फिर परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड है। सो जो ऑप्शन डी आपको गिवन है, ऑप्शन डी का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। सो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मैन विटने यू टेस्ट। मैन विटने यू टेस्ट आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर आता है और टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट ये आपके पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है, जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम कर लेते हो। और मैन विटने यू टेस्ट ये आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है, जिसमें आप आपकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैन विटने यू टेस्ट। नेक्स्ट, measurement of salt tolerance in plant is a variable, which type of variable it is? सो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है बेसिकली, और उसे हमें पूछा गया है कि जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है ये कौन सा वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। अब यहाँ पर प्लांट में सॉल्ट टॉलरेंस लेवल को मेजर किया जा रहा है कि प्लांट में कितना सॉल्ट टॉलरेंस लेवल है। सो उसको मेजर किया जा रहा है, तो यहाँ पर सॉल्ट टॉलरेंस ये एक वेरिएबल हो गया। अब ये जो वेरिएबल है कौन से टाइप का वेरिएबल है? क्या ये कोफाउंडिंग वेरिएबल है, लैटेंट वेरिएबल या फिर मॉडरेटिंग वेरिएबल, ये हमें पता करना है। सो याद रखिए प्लांट में सॉल्ट टॉलरेंस कितना है इसको हम बेसिकली प्रॉपर वे में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्ट में टॉलरेंस लेवल मेजर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसी चीजें जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली याद रखिएगा, ऐसी चीजें जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं उन वेरिएबल्स को कहते हैं लेटेंट वेरिएबल। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटेंट वेरिएबल। लेटेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली आप उसको आप थोड़ा बहुत उसको ऑब्जर्व तो कर सकते हो, लेकिन उसको डायरेक्टली आप चीजों को मेजर नहीं कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं लेटेंट वेरिएबल। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। कोफाउंडिंग वेरिएबल, कोफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं? ये भी आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल की तरह होते हैं, जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हार्म करते हैं। और कोफाउंडिंग वेरिएबल से जो बायसनेस है ये बायसनेस को इंक्रीज करती है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ऐसे रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रहा है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होते हैं? जो कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों भी वेरिएबल को हार्म करते हैं, इन दोनों भी वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बल्कि हमें एक ऐसा वेरिएबल दिया गया है जिसको हमें मेजर करना है, जिसे हम डायरेक्टली मेजर भी नहीं कर सकते, सो उसे हम कहते हैं लेटेंट वेरिएबल, ना कि मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
व्हाट इज द यूज ऑफ फैक्टोरियल एनालिसिस। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज क्या होता है। सो याद रखिए रिसर्च में एक टर्म होता है फैक्टोरियल एनालिसिस, जिसका मतलब होता है कि रिडक्शन ऑफ डेटा। सो फैक्टोरियल एनालिसिस, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होगा रिसर्च में, तो जो अननेसेसरी डेटा होगा उसको रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है, जैसे वेरिएबल ए, बी, सी, वेरिएबल डी, वेरिएबल ई, वेरिएबल एफ। अब मेरे पास इतने सारे वेरिएबल्स है। अब इतने सारे वेरिएबल्स पर मुझे फोकस करना, इनको ऑब्जर्व करना, इनको एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब रिसर्चर क्या करते हैं, जो ये वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं ए से एफ तक, इन सारे वेरिएबल्स को रिसर्चर को एनालाइज करना मुश्किल होता है, तो रिसर्चर क्या करते हैं, इस डेटा को रिड्यूस करते जाते हैं और रिसर्चर ये पता लगाते हैं कौन से दो ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिसकी वजह से ये सारे जो वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है और कनेक्टेड है। सो जैसे मैं यहाँ पर देखूंगी कि यहाँ पर जो वेरिएबल बी है और वेरिएबल डी है, ये दोनों एक ऐसे वेरिएबल्स है जिसकी वजह से ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है, सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्ट है। सो रिसर्चर क्या करेंगे, जो अननेसेसरी डेटा है जो रिसर्चर को रिक्वायर्ड नहीं है, सो इन सारे डेटा को रिसर्चर मिनिमाइज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और जो वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है जिसको रिसर्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, इन दो वेरिएबल्स को रिसर्चर चुन लेते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं और एनालिसिस करते हैं। सो बेसिकली फैक्टोरियल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है और यूज क्या होता है कि रिसर्च में बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से रिसर्चर उन चीजों को, उन वेरिएबल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, एनालिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से रिसर्च जो होगी कॉम्प्लेक्स वे की तरफ चली जाएगी। सो इसलिए बहुत ज्यादा डेटा जब होता है, सो उस डेटा को रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है, और जो दो मेन वेरिएबल्स होते हैं उन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को पता करा जाता है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट, first statement, two-tailed hypothesis has rejection region on both sides. Second statement, one-tailed hypothesis has rejection on only one side. Which of the following statements are true? So students, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि टू-टेल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है। सो यस, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, हम टेबल को रिफर करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर टू टेल हाइपोथेसिस टेस्ट में रिसर्चर दोनों भी साइड टेस्ट करते हैं ग्राफ के, ओके, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। सो यहाँ पर टू टेल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है, ओके, दैट्स व्हाई हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, वन टेल हाइपोथेसिस जो होता है वहां पर रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक ही साइड पर होता है। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, जहां पर हमें जैसे पता है वन टेल हाइपोथेसिस के दो टाइप होते हैं, लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस और राइट टेल हाइपोथेसिस। ओके, सो यहाँ पर आप टेबल में देखना है आपको लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस, जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ लेफ्ट साइड पर टेस्ट करते हो, और राइट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ राइट साइड पर टेस्ट करते हो। सो यस, वन टेल हाइपोथेसिस में रिजेक्शन रीजन जो होता है सिर्फ एक ही साइड होता है, दैट्स व्हाई हियर स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट, the degree to which numerical data tend to spread out about an average value is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके पास जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है, आपके पास जो भी डेटा होता है, आप उसको स्प्रेड आउट करते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा है और उस डेटा को, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल डेटा है, मतलब मान लीजिए किसी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की मैंने हाइट मेजर कर ली, पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसकी, उस पॉपुलेशन की, और या फिर उस सैंपल की मैंने हाइट मेजर कर ली। हाइट मेजर करने के पास मेरे पास एक न्यूमेरिकल डेटा हो गया। देन मैं इस न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफ में प्लॉट करूंगी, मतलब कुछ इस तरीके से मैं इसको स्प्रेड आउट करूंगी, तो कुछ इस तरीके से मुझे एक ग्राफ मिल जाएगा।
तो ये बेसिकली स्प्रेड, कितना स्प्रेड है मुझे ये देखना है कि कितना ज्यादा स्प्रेड है, कितने लोगों की हाइट मैक्सिमम है, कितने लोगों की हाइट मिनिमम है, कितने लोगों की हाइट कम है। तो मैं कुछ इस तरीके से अपने डेटा को प्लॉट कर लूंगी। तो कितना स्प्रेड है मेरा डेटा, कितना ज्यादा स्प्रेड है, ये हमको कौन सा ऑप्शन बताता है। तो याद रखिएगा कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना स्प्रेड है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, वो आपको वेरिएंस बताता है। वेरिएंस ये आपका सेंट्रल मूवमेंट होता है, ये आपकी सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट होता है, जो आपको बताता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना स्प्रेड आउट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होता है, जो वैल्यू फिक्स्ड हो। लेकिन वेरिएंस क्या होता है, जो यहाँ पर क्या बता रहा है, जो स्प्रेड आउट हो, कितना कैसा स्प्रेड आउट हो वो बता रहा है। कांस्टेंट तो हर बार कांस्टेंट रुकी हुई चीज को हम कहते हैं कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या बताता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है। स्क्यूनेस ये नहीं बताता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से स्प्रेड आउट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन डी कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या बताता है, आपके डेटा की फ्लैटनेस, कहाँ पर आपका डेटा फ्लैट है, कहाँ पर आपका डेटा पीक पर जा रहा है, ये आपका कर्टोसिस बताता है। लेकिन कर्टोसिस ये नहीं बताता है कि आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आपका जो डेटा होता है वो कितना स्प्रेड आउट है, कितना कम स्प्रेड है, कितना ज्यादा स्प्रेड है, वो आपका बताता है वेरिएंस। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेरिएंस, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट, following are the number of sold units of 15 products at a store: 12, 14, 15, 18, 19, 21, 21, 31, 32, 46, 53, 57, 58 and 59. What is the sum of the median and mode? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 15 प्रोडक्ट है, एक स्टोर में 15 टोटल प्रोडक्ट्स है, उन प्रोडक्ट के हमें सोल्ड गिवन है, मतलब वो 15 प्रोडक्ट जो है टोटल वो कुछ उस स्टोर में बिके हैं। सो कितने कितने प्रोडक्ट, कितने 15 प्रोडक्ट बिके हैं, उनका हमें डेटा गिवन है कि एक प्रोडक्ट जो होगा वो 12 बार बिका होगा, एक प्रोडक्ट 14 बार बिका होगा, ये हमें इस तरीके से डेटा गिवन है। अब इस डेटा का हमें मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है और उनका सम निकालना है। देन याद रखिएगा मीडियन एंड मोड क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है कि आपके डेटे में जो मिडिल वैल्यू, आपके डेटे की मिडिल या फिर सेंटर वैल्यू का हम कहते हैं मीडियन। और मोड किसे कहते हैं, आपके डेटे में जो सबसे ज्यादा बार और सबसे मैक्सिमम बार जो वैल्यू रिपीट हो रही है उससे हम कहते हैं मोड। अब पहले हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स में मीडियन को कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स बताए हैं, बस आपको उन स्टेप्स को याद रखने हैं। तो मीडियन को फाइंड आउट करने का स्टेप 1 होता है, आपको आपका जो डेटा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर आपको जो डेटा गिवन है ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर कर हमें गिवन है, मतलब पहले छोटा नंबर है फिर उससे बड़ा 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 एंड देन हाईएस्ट नंबर हमें गिवन है। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। देन स्टेप 2 हमें ये देखना है कि आपका जो डेटा है वो ऑड है या फिर आपका जो डेटा है वो इवन है। अगर आपका डेटा जो है ऑड होता है तो उस केस में आपकी जो सेंटर वैल्यू है, जो मिडिल वैल्यू है वो एक ही होगी। अगर आपका डेटा इवन है तो उस केस में आपकी सेंटर और मिडिल वैल्यू और मीडियन वैल्यू 2 होंगी एंड देन उसका आप एवरेज निकालते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको 15 प्रोडक्ट्स का टोटल इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेटा गिवन है, मतलब यहाँ पर आपको टोटल जो नंबर्स यहाँ पर गिवन है ये टोटल 15 है और 15 नंबर आपका ऑड होता है, तो उस केस में आपकी जो सेंटर वैल्यू होगी सिर्फ एक ही होगी। किस तरीके से आपको सेंटर वैल्यू निकालना है, जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड से देखती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट पोजीशन पर मेरा 31 नंबर आ रहा है। उसी तरीके से राइट हैंड साइड से अगर मैं देखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन 8 पोजीशन पर मेरा 31 आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखूँ या फिर राइट हैंड साइड से देखूँ, जो मेरा सेंटर और जो मेरा मिडिल नंबर आ रहा है वो 31 ही है। तो इस केस में मेरी जो मिडिल वैल्यू, इस डेटा की मिडिल वैल्यू और जो मीडियन वैल्यू होगी वो हो जाएगी मेरी 31। तो याद रखिएगा आपकी जो मीडियन है, मीडियन की वैल्यू है 31। उसी तरीके से हम मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। मोड क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वैल्यू, सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा बार ऐसी वैल्यू जो रिपीट हो रही है उसे हम कहते हैं मोड। उसी तरीके से यहाँ पर आपको डेटा देखना है, इस डेटा में आपकी 21 एंड 21 ये वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है। तो आपका इस केस में मोड की वैल्यू हो जाएगी आपकी 21। अब हमें क्या करना है, मीन
सॉरी मीडियन एंड मोड, ये दोनों की भी हमें सम निकालना है। सम क्या होता है? सम इज नथिंग बट एडिशन, आपको ऐड करना है। मीडियन प्लस मोड को आपको ऐड करना है। मीडियन कितना है आपका 31 प्लस मोड 21, सो 31 प्लस 21 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 52। तो यहाँ पर मीडियन एंड मोड का जो आपका सम आ रहा है वो है 52। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 52। नेक्स्ट, फॉर अ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विद अ सिंगल मोड, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, सो उस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हो गए। अब नेगेटिव स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सबके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपका डेटा। ओके, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप इसको बीच से कट कर दोगे तो लेफ्ट साइड की जो इमेज है और राइट साइड की जो इमेज है एक दूसरे की ये मिरर इमेज हो जाएंगी, जिसमें आपके जो मीन, मीडियन एंड मोड तीनों भी एक दूसरे से इक्वल होते हैं, तीनों भी सेम ही पॉइंट पे लाई करते हैं। सो ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये केस होता है कि तीनों एक दूसरे से इक्वल होंगे। ओके, देन पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होगा, कुछ इस तरीके से आपका पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, जिसमें सबसे छोटा मीन मोड होता है, फिर उसके बाद मीडियन एंड लास्ट सबसे लार्ज वैल्यू आपकी मीन की होती है। तो ये आपका पॉजिटिव स्क्यूड में होता है। और नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट साइड पर टिल्टेड होगा, जिसमें आपके सबसे छोटी मीन होता है, देन उससे बड़ा आपका मीडियन होता है एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू आपके मोड की होती है। तो ये केस हमें ऑप्शन बी में गिवन है, मीन इज लेस देन इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन इक्वल टू मोड। तो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मोड कुछ इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो टाइप 2 एरर होता क्या है, किस तरीके से टाइप 2 एरर ये टर्म यूज में आया है, इस टर्म का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो याद रखिएगा, रिसर्चर जब अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, रिसर्चर पहले अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, तो रिसर्चर से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, सो उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। तो उसी तरीके से एरर्स के भी टाइप होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो याद रखिएगा, टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। अब जैसे कि इस टेबल से आपको याद रखना है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है, और टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। तो टाइप 1 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, सो वो हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब अकर होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, फॉल्स होने के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तब वो हो जाता है आपका टाइप 2 एरर। ओके, क्लियर। देन अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर कब होता है, क्योंकि टाइप 2 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तब होता है आपका टाइप 2 एरर। तो आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, इनकरेक्ट है, मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये नेगेटिव है, और आपने क्या कर लिया, यहाँ पर आपका डिसीजन क्या था, इनकरेक्ट डिसीजन था, आपका डिसीजन रॉन्ग था, मतलब ये ऑलरेडी आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका जो डिसीजन था यहाँ पर ये फॉल्स था, इसीलिए टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। उसी तरीके से टाइप 1 एरर का भी आप देख लीजिए, एग्जाम में टाइप 1 एरर इज ऑल्सो नोन एज, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। अब टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, तब आपका होता है टाइप 1 एरर। तो यहाँ पर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ट्रू है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस कर रहा है, आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने यहाँ पर कैसा डिसीजन ले लिया, इनकरेक्ट डिसीजन ले लिया, फॉल्स डिसीजन ले लिया, ट्रू होने के बाद भी आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपका डिसीजन फॉल्स था। तो टाइप 1 एरर को हम कहते हैं, टाइप 1 एरर को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, एंड टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है
टाइप 1 एरर को और हम क्या कहते हैं एंड टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। तो ये एग्जाम में आने के चांसेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, research studies which determine the frequency with which something occurs or its causal association with something else is called। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करने की डेफिनेशन किस रिसर्च की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये गिवन है कि एक रिसर्च है जो फ्रिक्वेंटली फेनोमेना जो अकर होते हैं उनको डिटरमाइन करने के काम आती है और जो कोई किसी प्रॉब्लम का कॉज बताती है। वो कौन सी रिसर्च होती है? वो रिसर्च होती है आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च वो रिसर्च होती है जो किसी फेनोमेना जो फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है कोई फेनोमेना उसको डिटरमाइन करने के काम आती है और किसी प्रॉब्लम का कॉज बताती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको जो भी डिसीज हुई, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बताते हो। अब मान लीजिए आपने बताया स्टमक पेन है, तो डॉक्टर उसको देखेगा आपको और बताएगा कि ये किस वजह से हुई। उस प्रॉब्लम का डॉक्टर कॉज बताता है कि आपको कैसे हुई है ये प्रॉब्लम डिसीज, ये जो भी डिसीज हुई है वो किस वजह से हुई है, आपको स्टमक क्यों पेन हो रहा है। सो डायग्नोस्टिक वर्ड में ही डायग्नोस, किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट किसी प्रॉब्लम का कॉज फाइंड आउट करना। सो ये डेफिनेशन होगी आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च की। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन गिवन है फॉर्मुलेटिव रिसर्च। फॉर्मुलेटिव रिसर्च को रिमेंबर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी फेनोमेना को, किसी भी प्रॉब्लम को जो कि वेल डिफाइन नहीं है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किसी प्रॉब्लम का कॉज रिसर्चर फाइंड नहीं करते, दैट्स व्हाई अगर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी भी फेनोमेना को आप एज इट इज डिस्क्राइब करते हो। यहाँ पर आप किसी प्रॉब्लम का अगेन कोई कॉज फाइंड आउट नहीं करते हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसी प्रॉब्लम का आप कॉज नहीं फाइंड आउट कर सकते हो और किसी जो प्रॉब्लम हो रही है उसका किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है ये भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं फाइंड आउट करते हो। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, in symmetrical distribution q3 minus q1 is equals to 20, median is equals to 15, q3 is equal to। इस क्वेश्चन में हमें q3 minus q1 की वैल्यू गिवन है which is 20, मीडियन की वैल्यू गिवन है 15 एंड q3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो ये क्या है q3 q1, सो ये होते हैं आपके क्वार्टाइल्स। ये आपके क्वार्टाइल्स होते हैं जो आपका जो डेटा होता है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में आपके डेटा को डिवाइड करते हैं, उससे हम कहते हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स बेसिकली आपके डेटा को बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको देखना है ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या करा, क्वार्टाइल्स करते हैं मतलब आपके डेटा को 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। जैसे ये हो जाएगा आपका Q1, देन ये हो जाएगा आपका Q2 एंड ये हो जाएगा आपका Q3। तो इस तरीके से आपने आपके डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये लास्ट इज फोर्थ। यस, इस तरीके से आपने 4 पार्ट्स में आपके डेटा को डिवाइड कर लिया, उससे हम कहते हैं क्वार्टाइल्स। देन अब यहाँ पर आप देख रहे हो Q1 का मतलब होता है कि आपका डेटा 25% इस रीजन में लाइक कर रहा है। Q3 का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है वो 75% इस रीजन में लाइक कर रहा है एंड Q2 का मतलब होता है आपका डेटा कुछ इस रीजन में लाइक कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमें मीडियन एंड Q3 माइनस Q1 बस इतनी ही वैल्यूज गिवन है जो कि है 20 एंड 15। तो इस क्वेश्चन में हमें बस इन दोनों ही वैल्यू, ये दो ही वैल्यू गिवन है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। सो वो रिलेशन का आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो होता है आपका इस रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फॉर्मूला याद रखना है। मीडियन का फॉर्मूला होगा इस केस में Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2। तो Q1 प्लस Q3 हमें पता नहीं है, सो Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज होगा। देन मीडियन हमें पता है विच इज 15। सो यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो Q1 प्लस Q3 आपका हो जाएगा 30, 15 इंटू 2 हो जाएगा आपका 30। सो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। देन उसी तरीके से हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, Q3 माइनस Q1 की वैल्यू हमें गिवन है, Q3 माइनस Q1 की वैल्यू जो कि है 20।
ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे। ओके, ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका Q1 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। Q3 यहाँ पर दोनों भी पॉजिटिव है तो ये कैंसिल नहीं करना है आपको। सो यहाँ पर Q3 2Q3 हो जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करना है, 30 + 20 आपका हो जाएगा 50। सो Q3 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2। सो Q3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 25। तो यहाँ पर आपकी जो Q3 की वैल्यू है वो है 25। दैट्स वाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 25। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।